हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बिहार एसआई। और अभी हम लोग खा की सीरीज जो कि एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है उसको देखेंगे। और इसका टेस्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। ये एक फुल लेंथ टेस्ट है। ओके, तो इसको हम लोग डिटेल में पहले तो सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इसके जो डिस्कशंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहले प्रश्न में जो है सूचियों का मिलान करना है। जहां तक फ्लेमिंगो महोत्सव की बात है, तो इसको आप आंध्र प्रदेश से मिलान कर सकते हैं, क्योंकि ये वहीं मनाया जाता है। इसके अलावा पागसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की बात है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के, माफ कीजिएगा, ये जो फ्लेमिंगो है ना, ये आपको आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है। इसके अलावा ये पागसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। इसके अलावा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो है, ये आपको बेंगलुरु में हुआ है। और इसके अलावा 23वां दिव्य कला महोत्सव जो है, ये बड़ोदरा गुजरात में हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसको मिलान करना है, और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ अन्य महोत्सव, त्योहार और उसके संबंधित राज्यों के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे एक है न्योकुम यूलो उत्सव। ठीक है। न्योकुम यूलो उत्सव जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा हैरात पर्व जो है, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सूरज कुंड शिल्प मेला की बात करें तो ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। थाई पूसम त्योहार, ये काफी फेमस है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा सांभर फेस्टिवल है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है। सांभर लेक आपको पता भी होगा, ये नमकीन पानी का लेक है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, चीन। ठीक है। तो कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर से एक बार नए वायरस का संक्रमण फैला, जिसका लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीज में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी, जब एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों में सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। तो याद रखिएगा कि ये जो HMPV वायरस है, ये चीन में फैला था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। तो कथन देख लेते हैं एक बार। अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में INS मुंबई ने भाग लिया था। ठीक है। हमें सत्य कथन का पहचान करना है, तो पहला कथन जो है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है, इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोध संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से हमें सही कथन को देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें इसमें असत्य ढूंढना है। इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे सत्य हैं, इसलिए इसमें से एक भी कथन जो है वो असत्य नहीं है। ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्विकली। ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है वह क्या है? तो इससे स्टूडेंट और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अलावा थर्ड है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए गए हैं। ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये हमारा रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चर्चा में रहा विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विलो जो है ये गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। इसके बारे में अगर अगर अधिक जानकारी की बात करेंगे तो गूगल ने विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित किया है। विलो सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिक का उपयोग करके कार्य करता है, जो अत्यंत कम तापमान पर क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छोटे विद्युत सर्किट होते हैं। इसने जटिल गणना को 5 मिनट से भी कम समय में हल कर दिया, जिससे पूरा करने में सुपर कंप्यूटर्स को 10 से 25 वर्ष लगते थे। ठीक है। तो काफी तेज है, आप देख सकते हैं।
है ना, ये जो विलो नामक चिप है ये काफी फास्ट है और इसे गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमें जो गलत सुमेलित है उसे देखना है। बिहार के नए राज्यपाल की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बिहार के राज्यपाल है। बिहार के राज्यपाल बनने से पहले यह केरल के राज्यपाल थे, ठीक है, और वर्तमान में ये बिहार के 42वें राज्यपाल हैं। इसके अलावा पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की बात करें तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा ये 78वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल दिया गया, तो ये गलत है, ठीक है। बल्कि यहाँ जो है केरल जो है उप विजेता रहा था, और 78वीं संतोष ट्रॉफी के विजेता की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल रहा था, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं डोम सिटी के निर्माण की बात करें तो ये जो है बिल्कुल सही है, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ था, ठीक है। प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान पहली बार डोम सिटी का निर्माण किया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 7 भी देख लिया, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, उत्तराखंड में, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा इसमें 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया था, ओके। और इसमें जो है खेलों के थीम की बात करेंगे तो इस बार का जो राष्ट्रीय खेल था उसका थीम था हरित खेल, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 82वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण 5 जनवरी से लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये 82वां संस्करण ही है और लॉस एंजलिस में आयोजित भी किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है द ब्रूटलिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके अलावा फिल्म शोगुना ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते, ठीक है, तो ये शोगुन भी बिल्कुल सही कह रहा है इसके बारे में। तो यानी हमारा ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया, यह सुरंग कितने किलोमीटर का है, तो ध्यान रखिएगा कि ये सुरंग जो है ये 12 किलोमीटर का है, ठीक है। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 किलोमीटर का। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए के अधिक लागत से किया गया है। यह 6.4 किलोमीटर लंबी है, ओके। इसके अलावा यह समुद्र तल से 8650 फीट ऊपर है। यह परियोजना जो है लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच जो है कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सा देश या कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो इसका सही उत्तर जो है ये उपयुक्त सही भी होगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया सभी को चुना गया था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और हमें जो है सही मिलान करना है दिवस के हिसाब से, ठीक है। 12 दिवस की बात करेंगे तो ये युवा दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा 24 ये जो 12 जनवरी है ना, इस दिन आपको स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, और उसी दिन को जो हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा 23 जनवरी उस दिन पराक्रम दिवस मनाते हैं, इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इसके अलावा 24 जनवरी की बात करें तो इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा 30 जनवरी की बात करें तो 30 जनवरी को जो है ना शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करेंगे तो ये जो है आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 30 जनवरी की बात करेंगे तो इस दिन हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस, शहीद दिवस, ओके। तो इसलिए हमें गलत चुना था, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और इसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का क्या नाम है, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि ऐसा प्लैनेट जहां पे रहने योग्य या जीवन सहायक परिस्थितियां होती हैं उनसे हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इसके सही उत्तर की बात करें तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, K2-18b, ठीक है। K2-18b जो है वो एक एक्सोप्लैनेट है, ठीक है, जहां पे रहने योग्य
जो भी मानव के रहने के लिए जो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं वो सब यहाँ पे पाई गई है। यह पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि ये राजगीर में अवस्थित है। ठीक है, राजगीर में घोड़ा कटोरा अवस्थित है। इसके अलावा हम लोग अगर गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोव सुबियांतो थे। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग गणतंत्र दिवस 2025 के थीम की बात करें तो थीम था विरासत और विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले हम लोग कथन देखते हैं। गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा श्री मुरलीकांत जयराम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी में सम्मानित किया गया, ये भी सही है। इसके अलावा सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक्स में निशानबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो देखिए ये अर्जुन पुरस्कार नहीं बल्कि इनको भी जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है ये गलत हो जाएगा और हमें जो है सही कथन का चयन करना था, इसलिए हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही होगा। तो इसको इस तरीके से टिक करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट 02 उपग्रह जो कि इसरो का 100वां उपग्रह है, जिसे किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो याद रखिएगा ये GSLV F-15 के द्वारा छोड़ा गया था। GSLV F-15। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज में राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पद्म पुरस्कार से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसमें से हमें असत्य कथन यानी गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, श्री डूवर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री जो है 113 व्यक्तियों को दिए गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला है पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया था। तो ये गलत है क्योंकि इस बार क्या हुआ है, 25 महिला नहीं बल्कि 23 महिलाओं को दिया गया था और 13 मरणोपरांत व्यक्ति को दिया गया था। यहाँ पे 25 नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 23 होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड जो है ये गलत है। इसके अलावा ऑप्शन डी देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हमें गलत का चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुने। तो आइए देखते हैं सत्य कथन क्या है। सत्य कथन को चुनना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण जो है वो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये टॉप के 3 राज्य हैं। इसके अलावा वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें सत्य कथन का चुनना था, तो उपर्युक्त में से तीनों जो है वो सत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटना और गया के क्षेत्र में जो है आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार बिहार में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला और गहरा भूरा होता है। इसका विस्तार गया के दक्षिण मैदान, पटना, भागलपुर तक है। बिहार राज्य गंगा के मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान की स्थिति में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा
30 मीटर। देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस टेस्ट में जो है बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सम्मिलित किया गया है, इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे। इसके अलावा इसके एक्सप्लेनेशन जो कि मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रश्न में भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है उसे भी आप सुने। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं तो आप अपने साथ एक खाली पेज रखें और उसमें मेरे द्वारा अगर कोई फैक्ट बताया जाता है जो कि आपको नहीं पता है या आपकी वैल्यू एडिशन के रूप में सहायक है, तो उससे आप वहीं पे संक्षिप्त में नोट कर सकते हैं ताकि रिवीजन में भी सहायता हो। और अगर आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप उसमें जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके, तो इसको मिलान करके देखते हैं। जहां तक शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात है तो ये जो है आपको जोधपुर में, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हिमालय वन अनुसंधान केंद्र की बात करें, ठीक है, तो ये देहरादून में नहीं बल्कि ये जो है आपको शिमला में स्थित है, तो इसलिए ये गलत है। ये देहरादून नहीं बल्कि शिमला में है। इसके अलावा वर्षा वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये जोरहाट में है, ठीक है। जोरहाट कहाँ पे है? मेघालय में। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान की बात करें तो ये जबलपुर में है। तो हमसे जो है गलत पूछा गया था, यानी सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम, सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर जो है आपको ऑप्शन बी राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? ठीक है, तो इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है, यानी कायांतरित चट्टान। जब अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान फिर से, है ना, पृथ्वी के अंदर अधिक उष्मा और दबाव में जाता है, ठीक है, तो उसका कायांतरण हो जाता है और इसी कारण से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस पवन को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन यानी वेस्टर्लीज। ओके, वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवन। क्या देखिए वेस्टर्लीज दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो हमें गलत कथन ढूंढना है। आइए एक बार देखते हैं इसको। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये गलत है। नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा नहीं है, ठीक है, बल्कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस तरीके से हमें जो है आपको सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन चुनना था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर केवल 2 होगा। इसके अलावा मजूली आइलैंड के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा है, ठीक है, नदी में निर्मित होने वाला डेल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, तो ठीक है, कौन सा दर्रा है आपको ये बताना है। तो ये दर्रा आपको पाल घाट है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, पाल घाट। पाल घाट जो है यह दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिम घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ी को दक्षिण से जोड़ता है। ओके, इसके अलावा थाल घाट की बात करें तो ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट की बात करें तो ये जो है आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद चोरला घाट दर्रा की बात करें तो ये गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र की सीमाओं पर जो है जो यातायात की सुविधाएं हैं वो मुहैया कराता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है, अगर आप सिक्किम के मैप को देखेंगे आप गौर करेंगे कि इस प्रकार से जो है हमारा क्षेत्र बनता है, उसमें से ये वाला जो इलाका है ये सिक्किम का है। सिक्किम के पश्चिम में आपको नेपाल मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भूटान मिलेगा और इधर आपको चीन मिलेगा। तो प्रश्न में भी यही कह रहा था कि नेपाल, भूटान और चीन से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है, तो आप इजिली देख सकते हैं कि जो सिक्किम का क्षेत्र है वो तीनों से सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरे में आपको राज्य का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आइए मिलान करके देखते हैं।
जहां तक सिमलीपाल की बात है तो ये आपको उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। दिहांग दिबांग की बात करेंगे तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक जो है वो आपको मेघालय में है, और कोल डेजर्ट जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसी अनुरूप अगर आप इसका मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि सही उत्तर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। पारिस्थितिकी निकेत आला किससे संबंधित है ना? इकोलॉजिकल निके का तात्पर्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी तंत्र में जीव की स्थिति परक और क्रियात्मक संबंधता को इकोलॉजिकल निके यानी पारिस्थितिकी निकेत कहा जाता है। इंग्लिश में मैं बता देता हूं इकोलॉजिकल निके क्या होता है। द पोजिशनल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द इकोसिस्टम इज कॉल्ड निकेत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि इसमें कूट दिया गया है, एक तरफ आपको कन्वेंशन दिया गया है और दूसरी तरफ ये कब लागू हुआ ये दिया गया है। आपको इसका मिलान करना है। बेसल कन्वेंशन की जहां तक बात है, ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन जो है वो मई 1992 में लागू हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा रॉटरडैम की बात करेंगे तो ये भी जो है आपको फरवरी 2024 में लागू हुआ था, ये सही है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये मई 2004 में लागू हुआ था, यानी ये तीनों जो है आपको सही है। तो अगर आप इसको हम देखेंगे, हमें सही बताना था, जोड़ा सुमेलित है, तो पाएंगे कि तीनों सुमेलित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, बेसल कन्वेंशन की जहां तक बात है तो वह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य खतरनाक और अन्य प्रकार के कचरे की सीमा पर परिवहन और निपटान को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो बेसल कन्वेंशन जो है वो 22 मार्च 1989 में 22 मार्च 1989 में हस्ताक्षरित हुआ था और 5 मई 1992 को लागू हुआ। इसके अलावा रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करेंगे तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खतरनाक रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो यह भी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से बचाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये तीनों ही सही था। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जहां तक प्रतिचक्रवात का सवाल है तो इसे इंग्लिश में एंटी साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, एंटी साइक्लोन। और हमें पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो देखते हैं। इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, तो ये भी सही है। इसके अलावा भूमध्य रेखा भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र में ये नहीं बनता है, बल्कि आप 5 से 10 डिग्री छोड़ दीजिए, उसके बाद जो है ये बनता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में बनता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये तीनों ही सही था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और वो अनुच्छेद किस विषय से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं, ये जो है आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 98 की बात करेंगे तो ये संसद सचिवालय संबंधित है। और अनुच्छेद 239 की बात करेंगे तो ये संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में इसका मिलान करेंगे तो 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए 35 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? ठीक है, तो इसका संबंध जो है 97वें संशोधन का संबंध जो है ये आपको सहकारी संस्थानों के गठन व कार्य संचालन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में भाग 9B जोड़ा गया था। ठीक है, 9B। इसके अलावा अनुच्छेदों की बात करें तो 243Z से लेकर 243ZT तक इसके अनुसार जोड़ा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन सी जो है हमारा सत्य कथन है। पंचायती राज संस्थानों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
एक साधारण विधेयक पर सांसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई सदन उसे बिना पारित किए रख सकता है। तो कितने दिन? 6 माह जो है अगर कोई सदन उसे बिना पारित किए रखता है तो इसके लिए जो है दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, 6 महीने याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो जहां तक मनोनयन की बात है तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 1919 भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ था? तो द्वैध शासन की जहां तक बात है तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि क्यों कोई नहीं है आप समझिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, 1919 का जो शासन अधिनियम था ना, भारत शासन अधिनियम, इसमें विषयों को 2 भागों में स्थानांतरित कर दिया गया था, रिजर्व्ड विषय, ठीक है, और स्थानांतरित विषय। तो ये था द्वैध शासन 1919 के हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन चयन करना है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये प्रत्येक 1 वर्ष में नहीं बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में निवृत्त होते हैं। यहाँ 1 नहीं बल्कि 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गैर नागरिकों की बात करें तो 19 सॉरी ध्यान रखिएगा 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ये केवल भारतीयों पे लागू होते हैं और इसके अलावा बाकी सब जो है वो विदेशियों पर भी लागू होते हैं। ठीक है, तो इसका 41 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, संवैधानिक निराकरण की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? तो जहां तक भाग 14 की बात है तो ये जो है आपको संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जहां तक केंद्र राज्य संबंध की बात है, ठीक है, तो ये 12वें भाग में है। इसके अलावा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ये भाग 10 में आता है। ठीक है, और ये भाग 14 में है। तो इसका हमें सही ढूंढना था भाग 14 के बारे में, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यहाँ पे कुछ मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं। तो अंकित पंक्ति में ऊपर से 19वें स्थान पर और नीचे से 25वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको यहाँ पे सीधा इसका उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 43 होगा। वहीं 44 की बात करें, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 45 प्रश्न की बात करें, ये भी रीजनिंग से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश का प्रश्न था, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें ये भी इंग्लिश का प्रश्न है, साइनो एंटो संबंधित। इसका भी सही उत्तर मैं अगर बता दूं आपको, ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है आपको हो जाएगा, डिस्टेंस का मतलब क्लोज होता है, क्लोज, नजदीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। ये हिंदी का प्रश्न है। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी होगा, दिक जोड़ दर्शन। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अपनी बात से पलट जाना। क्वेश्चन नंबर 49 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक है, तो शुद्ध तरीके से कौन सा लिखा गया है? तो ये दीर्घायु का सही स्पेलिंग ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हमें ढूंढना है ये रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 99। 99 इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एक खेत में कुछ बत्तख और घोड़े मौजूद हैं, कुल मिलाकर 120 पैर और 50 सिर हैं, तब बताइए कि खेत में कितने घोड़े हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मैथ का सवाल है, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, 15%, 20% और 30% की क्रमिक छूट एक एकल छूट निम्नलिखित में से किसके समान होगी? ये परसेंटेज का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 52.4%। इसके अलावा ये 53 नंबर प्रश्न भी जो है आपको मैथ से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाभ हानि वाला प्रश्न है, सॉरी लाभ हानि नहीं बल्कि ये अनुपात वाला प्रश्न है। ठीक है, वर्ग वर्ग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 53 का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16
100 रुपए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अब यहाँ से आपको जीएस के प्रश्न शुरू हो गए हैं, यहाँ से आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है चूंकि उसको सॉल्व करना उसमें समय ज्यादा लगता है, ठीक है, तो और इससे वीडियो का जो सेशन है ये लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे सॉल्व नहीं किया जाता बल्कि सीधे उत्तर बता दिया जाता है। आप इसे अपने लेवल पे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930-34 के मध्य चला था और इसके बाद जब गांधी जी जो है रचनात्मक कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे तो 55 है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक उल तर्क। क्वेश्चन नंबर 57 है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है आपको जारवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जारवे संस्कृति मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। जब आप हिंदू घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां पे आपको इसका नाम मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। प्रति व्यक्ति आय के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखते हैं सत्य कथन क्या है। यह एक राष्ट्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि है, ये सही है। यह जनसंख्या के जीवन स्तर का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। यह पूरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1%, ठीक है। जो हरे पौधे हैं वो सूर्य की ऊर्जा का मात्र 1% ही इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे कुछ धातु दिए गए हैं और उससे संबंधित रोग दिया गया है, तो मिलान करके बताना है। जहां तक आर्सेनिक का सवाल है तो ये मस्तिष्क सूजन से जुड़ा हुआ होता है। कैडमियम का जहां तक सवाल है तो ये आपको हड्डियों को कमजोर कर देता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो ये फेफड़े के कैंसर से संबंधित है और बेरियम की बात करेंगे तो ये श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न करता है। तो इसी तरीके से अगर आप इसका मिलान करते हैं तो इसका सही उत्तर 60 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन यानी कॉन्जक्शन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हिस्टामिन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा हिस्टामिन। सर्दी, एलर्जी या संक्रमण के दौरान शरीर द्वारा हिस्टामिन रिलीज होने पर नाक की रक्त वाहिका फैलती हैं, म्यूकस झिल्ली में सूजन आती है जिससे नाक बंद हो जाती है और नाक बहने लगती है। डॉक्टर इस समस्या से राहत के लिए एंटी हिस्टामिन देते हैं जो हिस्टामिन के प्रभाव को रोकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 नंबर है, निम्नलिखित अधिनियमों को उसके कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिलान करते हैं। इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4। जहां तक लैक्स लॉकी अधिनियम का सवाल है तो ये 1850 में आया था। वहीं बंगाल टेरेंसी एक्ट की बात करेंगे तो ये 1885 के दौरान आता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सहमति आयु अधिनियम की बात करेंगे, आयु की सहमति अधिनियम, तो ये 1891 में आता है। वहीं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1904 में आता था। अब आप इसी क्रम में अगर इसको व्यवस्थित करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इसमें सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है, ठीक है। जहां तक फुतू उस सलातीन का सवाल है, ठीक है, ये अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा लिखा गया था, अब्दुल मलिक इसामी। इसके अलावा फुतुहात फिरोज शाही की बात करेंगे तो ये फिरोज शाह तुगलक का ऑटोबायोग्राफी था, उसी के द्वारा लिखा गया था। तारीख ए फिरोज शाही की बात करेंगे तो ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। और खज़ैन उल फतूह जो है ये आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से मिलान कीजिएगा तो
क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? ठीक है, तो अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो है वो आपको विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, गिजाली किसके शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली जो है वो आपको अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। ओके, जहां तक गिजाली का बात है, वो गिजाली मुगल बादशाह अकबर के समकालीन एक प्रसिद्ध साहित्यकार और रचनाकार थे। वे विशेष रूप से फारसी साहित्य, कविता और आशिकाना शायरी लिखने के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो तुलसी का पौधा जो है उसमें फिनोल और फ्लोवोनाइड्स पाया जाता है, इसी के कारण जो है इसमें औषधीय महत्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, सूत्र कनिका, केंद्रक और हरित लवक, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ये डीएनए में पाया जाता है। और इसमें जो है मतलब इन तीनों में जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, इन सभी में आपको डीएनए पाया जाता है, यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो जहां तक जीडीपी गणना की बात है, तो इसमें जो है हम लोग उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि तीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वितरण विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर वितरण विधि हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है आपको इलेक्ट्रॉन की अगर खोज की बात करेंगे तो ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और ये 1897 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की, तो ये 1917 में खोजा गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा खोजा गया था ये बताइए? प्रोटॉन जो है वो आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। इसके अलावा न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था। और पाई मोसोन की बात करेंगे तो ये 1947 में खोजा गया था। ठीक है, 1947 में। अब हमको जो है इसको सही तरीके से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले जो है हमें 3 आएगा, इसके बाद आएगा 4, फिर 2 और फिर 1, 3 4 2 1, इस तरीके से मिलान करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इतिहास से जुड़ा हुआ है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। फिर गांधी इरविन समझौते की बात करें तो ये 5 मार्च 1931 को होता है। और अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये 1940 के आसपास होता है। ठीक है, अगस्त 1940 में। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 71 की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने लाठी और अखाड़ा क्लब की शुरुआत की थी। इनके द्वारा एक जिम भी चलाया जाता था। ठीक है, शारीरिक व्यायाम और एक्सरसाइज पर भी इनका विशेष ध्यान रहता था। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं में शारीरिक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय चेतना बढ़ाना था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो है केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का भी शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सैयद बंधु के सुल्तानों का सही माफ कीजिएगा सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले तो आपको खिज्र खां मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मुबारक शाह मिलेगा। ठीक है, खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह और अंत में मोहम्मद शाह। ठीक है, अंत में मोहम्मद शाह। तो इस तरीके से अगर आप इसका मिलान करते हैं तो 72 का सी जो है वो सही उत्तर होगा। सबसे पहले खिज्र खां, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर मुबारक शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह और उसके बाद चौथे नंबर पर मोहम्मद शाह। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 73 कहता है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ठीक है, तो सही तरीके से अगर इसका मिलान करते हैं और गुप्त काल से संबंधित है, तो सबसे पहले भुक्ति हुआ करती थी।
ठीक है। उसके बाद विषय हुआ करता था, उसके बाद विधि और फिर ग्राम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। भुक्ति सबसे बड़ा प्रभाग होता था, उसके बाद विषय होता था जिसे प्रांत या जिला कहते थे, फिर विधि होता था जो नगर या कस्बा कहलाता था, और ग्राम होता था जो गांव और आसपास के क्षेत्र मिलके बनते थे। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो जहां तक नैनो टेक्नोलॉजी का सवाल है, इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड फेनमैन, ठीक है। रिचर्ड फेनमैन ये नैनो टेक्नोलॉजी के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा लेमिनेरिया से, ठीक है। लेमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? सीलियक रोग की बात जहां तक है, तो ये विटामिन B12 से होता है, विटामिन B12, ठीक है। सीलियक रोग में विटामिन B12 सहित कई पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, क्योंकि यह रोग छोटी आंत के अवशोषण को प्रभावित करता है। विटामिन B12 सीलियक रोग से पीड़ित लोगों में अक्सर विटामिन B12 का स्तर कम पाया जाता है। वहीं विटामिन सी की बात करें तो इससे स्कार्वी रोग होता है। विटामिन ई की बात करें तो तंत्रिका तंत्र संबंधित समस्याएं होती हैं, और विटामिन के जो है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने साक्षरता और शिक्षित होने का अंतर जब बता रहे थे वो, तभी ये स्टेटमेंट दिया था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। साक्षरता का तात्पर्य क्या है? जो नॉर्मल अक्षर ज्ञान है वही साक्षरता कहलाता है, लेकिन शिक्षा है वो साक्षरता से कहीं बड़ी चीज है, ठीक है। इसी के महत्व को बताते हुए जो है महात्मा गांधी ने ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर केवलर हो जाएगा। केवलर के प्रयोग से ही जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में कह रहा है कि कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लेंगेटा द्वारा नियंत्रित होता है? तो खांसी, छींकना, उल्टी करना, ये सभी जो है आपको मेडुला ऑब्लेंगेटा का काम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कभी सभी, ठीक है। जहां तक ब्रेन की बात है, ब्रेन तो इसके जो है ना 3 भाग होते हैं, ठीक है। फोरहेड मतलब फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और जो पीछे का ब्रेन होता है, ठीक है। फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम आता है, ओके। फिर बीच में जाएंगे तो आपको मेड्यूला वगैरह आता है, अंत में जाएंगे तो उसमें सेरिबेलम आता है। इस तरीके से आपको ब्रेन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत करने वाले प्रार्थनाओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 विभिन्न विभाग और उससे संबंधित कार्य दिया गया है। जहां तक दीवान अर्ज का सवाल है तो ये एक सैन्य विभाग हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा दीवान रियासत की बात है, ठीक है। तो ये जो है आपको विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, विदेशी और धार्मिक मामले देखता था। इसके अलावा दीवान इंसा जो है वो संचार विभाग देखता था, ओके। और दीवान वजारत की बात है तो ये वजीर हुआ करता था, यानी वित्त विभाग देखता था। तो इस प्रकार अगर आप इसका मिलान कर देंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 81 का ए। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का निर्माण 1936 में मुंबई में किया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य दलितों और मजदूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 83 है। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। फिलोसोफल्स वूल, ठीक है, यानी यस्त पुष्प रासायनिक दृष्टि से है क्या है, ये बताना है आपको। तो ये आपको जिंक ऑक्साइड है, केमिस्ट्री का प्रश्न है ये। फिलोसोफल्स वूल ये जिंक ऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलियम, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, पेनिसिलियम। क्वेश्चन नंबर 86 है। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल और तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा तिरुकुरल, ठीक है, तिरुकुरल, ऑप्शन सी। तिरुकुरल को तमिल साहित्य का बाइबल और आधार ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ 1330 दोहे का एक शास्त्रीय संग्रह है,
जो नैतिकता, धन और प्रेम जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेशात्मक शिक्षाएं देता है। इसे तिरुवल्लुर ने लिखा था, ठीक है। तो तिरुकुरल के राइटर के बारे में पूछा जाएगा तो तिरुवल्लुर का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा तिरुकुरल को जो है ना पांचवा वेद भी कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, शल्य क्रिया मतलब सर्जिकल में, ठीक है, सर्जरीज में, तो किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि नीचे दिए गए जो दो कूट है उनका मिलान करना है। ऑर्निथोलॉजी का जहां तक सवाल है, ये पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी की बात करेंगे तो ये हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। उसके बाद लैपिड रेटियोलॉजी की बात करें तो ये तितलियों के अध्ययन को कहते हैं। और माइकोलॉजी की बात करें तो ये कवक के अध्ययन कहते हैं। ये सभी सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 कह रहा है, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो उपरिका जो हुआ करता था वो भुक्ति या प्रांत का प्रमुख होता था, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, कर्तन एवं दहन यानी स्लैश एंड बर्न कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेवर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको पता होगा कि स्लैश एंड बर्न, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, वो भारत में काफी प्रचलित है और विभिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो इसे वेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसे पोड्डू कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडाबी, कुआन या ब्रिंगा कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड में कुरुबा कहते हैं। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो वहां झूमिंग कृषि कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाले इसे वाल्ट्रे कहते हैं और हिमालयन क्षेत्र में इसे खील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, स्प्लैश एंड बर्न कृषि, वो काफी प्रचलित है और विभिन्न राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक में पाकिस्तान बनने के कारण, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम संबंध, इसके अलावा ब्रिटिश नीति का गहन विश्लेषण किया गया है। ओके, चलिए, कुछ अन्य पुस्तक भी हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए थे, तो ये भी पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे है हु वेयर द सुधराज। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी की बात करें तो वेटिंग फॉर ए वीजा है। फिर कास्ट इन इंडिया है। इसके अलावा द बुद्धा एंड इज धम्मा है। फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स, ये जो है काफी फेमस बुक है। तो ये सारी किताबें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 देशों ने। ठीक है, बेलग्रेड 1961 में जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का सम्मेलन हुआ था, उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। जहां तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक की बात करें तो उसमें 5 लोग बहुत फेमस हैं। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया की तरफ से टीटो, मिस्र से नासिर, इंडोनेशिया से सुकर्नो और घाना से क्यूमे नक्रुमा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान किसान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एजोला। ठीक है, एजोला कहा जाता है। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो जहां तक माथुरी का सवाल, तो माथुरी लोक नृत्य जो है वो आपको तेलंगाना में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ अन्य लोक नृत्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भांगड़ा और गिद्दा है ना, वो पंजाब में होता है। ठीक है, गरबा डांडिया ये गुजरात में किया जाता है। झूमर आपको राजस्थान के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कर्मा नृत्य की बात करेंगे तो झारखंड छत्तीसगढ़ में। लावनी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, तो इन सब नृत्यों के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी याद रखिएगा, उसे भी अभी यूनेस्को के जो इंटेंजिबल साइट्स में उसमें आप जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, तो किस विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है वो पूछा जा रहा है।
तो इसे जो है आपको ऊर्ध्वाधन यानी सेडिमेंटेशन के द्वारा, सॉरी, इसको जो है आपको ऊर्ध्वपातन द्वारा यानी सब्लिमेशन, बिल्कुल सही मैं कह रहा था, सब्लिमेशन के द्वारा ही जो है किया जाता है। सॉरी, हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें कृषि करना है तो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे। ठीक है, मिट्टी की तैयारी हो जाती है तो फिर हम लोग बुआई करते हैं, बीज डालते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर फसल जब उग जाता है तो फिर हम उसकी कटाई करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, यही क्रम हम लोग अपनाते हैं कृषि में। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो ये तारापुर समिति था। ठीक है, तारापुर समिति ये आपको पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश करता है। ओके, तारापुर समिति की बात करें तो ये 1947 में आया था। इसके अलावा कुछ अन्य समितियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं जो काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि सुरेश तेंदुलकर समिति, ये गरीबी से जुड़ा हुआ है। सच्चर समिति की बात करेंगे तो ये मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के बारे में बताता है। नरसिम्हम समिति जो है बैंकिंग सुधार के बारे में बात करता है। इसके अलावा खुसरो समिति कृषि के बारे में बात करता है। राजा चलैया समिति जो ये कर सुधार के बारे में बात करता है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। तो इन समितियों के बारे में भी जरूर याद रखिएगा, बिहार दरोगा में एक प्रश्न जो है समितियों से निश्चित आता है। अब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये अमेरिकी क्रांति का, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का प्रसिद्ध नारा था। ठीक है, जहां तक अमेरिकी क्रांति का सवाल है, ये 1775 से 1783 के मध्य हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बिहार दरोगा में एक प्रश्न पूछा जाता रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कम से कम अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पुनर्जागरण, ये सब कुछ कोर टॉपिक्स है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। फ्रांस में 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है? तो इसका सही है, बेस्टिल का पतन हुआ था। इसी दिन जो है बास्तिल का पतन हुआ था, है ना। आपको पता भी होगा कि बेस्टिल डे परेड फ्रांस में मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले वर्ष जो है वहां सम्मिलित भी हुए थे, जहां उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बस्तिल का पतन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम प्रश्न है, जनगणना से जुड़ा हुआ है। जनगणना भी एक इंपॉर्टेंट थीम है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग जनगणना को जरूर देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11.3%। वहीं अगर मैं आपको बात करूं कि वह राज्य जिसकी सर्वाधिक आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है, तो इसका सही उत्तर आपको गोवा होता है। ठीक है, वहीं वो राज्य जिसकी सबसे ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है, तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इस तरीके से जनगणना संबंधी जो प्रश्न है उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, फैक्ट्स, और यहाँ से पूछे ही जाते हैं सवाल। इस तरीके से हम लोगों ने 100 प्रश्न देख लिया है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये टेस्ट 1 था, अब अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट 2, फिर टेस्ट 3, इस तरीके से पूरे सीरीज को, खाकी सीरीज की जितने भी टेस्ट आएंगे उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में मैं और बेहतर प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी भी कुछ जानकारियां इस प्रश्न के साथ एक्सप्लेनेशन में सम्मिलित करूं, ताकि आपका एक थ्रू आउट आपका बढ़िया तैयारी हो सके। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। और इस पीडीएफ का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया वहां से जुड़ के आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।